अभी हम लोग लेकर के आपके बीच में आए हैं ऊर्जा और शक्ति संसाधन, जो चैप्टर 6 था उसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने सीखा था ना। तो अब देख लीजिए कैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया था। ये क्या चीज बनाए थे? ये टरबाइन था। टरबाइन के अंदर में क्या लगा हुआ था? पंखा, बाहर में आर्मेचर, और ये क्या लगता है? चुंबक। इसको जो भी घुमा देगा वह विद्युत उत्पादन कर देगा। इन सभी बातों को पढ़े थे। अब बिजली का उत्पादन होता है नाभिकीय ऊर्जा से। नाभिकीय ऊर्जा में आते हैं यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, जिसको हम लोग पढ़ा दिए हैं। ये अगर इन लोगों से हम लोग बिजली का उत्पादन करेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या बोलते हैं? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नाभिकीय रिएक्टर इसको बोलते हैं। और भारत में कितने जगह नाभिकीय रिएक्टर बने हुए हैं जहां से बिजली का उत्पादन होता है? तो यूपी में नरौरा, राजस्थान में रावत भाटा या राणा प्रताप, गुजरात में काकरापारा, कर्नाटक में कैगा, महाराष्ट्र में तारापुर। जो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां लगा था, तो आपको बताना है महाराष्ट्र के तारापुर में, है ना। और तमिलनाडु में 2 जगह है, एक है कलपक्कम। कलपक्कम जो है स्वदेशी है। क्या है? स्वदेशी। यह अपने देश का बनाया हुआ है। जबकि ये जो है कुडमुकुलम जो है, जिसमें रूस भी सहायता हम लोगों को कर रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। यहां तक तो पढ़ लिए थे आप लोग बढ़िया से। अब देख लीजिए, अभी हम लोग क्या पढ़े थे? परंपरागत ऊर्जा में क्या पढ़े थे? परंपरागत ऊर्जा में हम लोगों ने पढ़ा था कोयला के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? कोयला के बारे में। और क्या चीज पढ़ा था? तो आप लोगों ने पढ़ा था पेट्रोलियम के बारे में। और क्या चीज के बारे में पढ़ा था? तो आपने पढ़ा था प्राकृतिक गैस के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? प्राकृतिक गैस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। और ये सब जो तीनों के तीनों चीज आप लोगों ने यहाँ पर देखा, तो ये सब किस चट्टान से मिलते हैं? तो हमने बताया था ना कि परत दर परत इन लोग जमने लगते हैं। भूकंप वाला जो बताए थे, तो उसमें बताया था ना कि परत दर परत जमने लगते हैं, यानी कि परतदार चट्टान में। परतदार चट्टान किसको कहते हैं? तो अवसादी चट्टान को। किसको कहते हैं? अवसादी चट्टान को। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये सब चीज किस चट्टान में मिलते हैं? तो अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान को ही क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। कौन सा चट्टान कहते हैं? परतदार चट्टान। तो इन जगहों पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आपको मिलेंगे। तो आपने पढ़ लिया परंपरागत ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छे से। अब हम लोग पढ़ लेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए ध्यान से, गैर परंपरागत ऊर्जा। अब हम लोग देख लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा उसी को बोलते हैं जो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका निर्माण पुनः किया जा सकता है या जिसकी मात्रा असीमित है, जो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है कि नहीं। तो गैर परंपरागत को ही हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय। क्या कहते हैं? नवीकरणीय। क्या बोलेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय बोलेंगे कि जो जल्दी समाप्त नहीं हो। जैसे कोयला क्या है? तो कोयला निकलते निकलते समाप्त हो जाएगा। लेकिन बताइए ना, सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगा? पवन ऊर्जा कभी समाप्त होगा? ज्वारीय ऊर्जा कभी समाप्त होगा? भूतापीय ऊर्जा कभी समाप्त होगा? तरंग ऊर्जा कभी समाप्त होगा? महासागरीय तापीय ऊर्जा कभी समाप्त होगा? बायोगैस कहीं समाप्त होने वाला चीज है। तो यही सब है क्या चीज? नवीकरणीय ऊर्जा। ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। तो आपसे पूछा जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन होता है। तो आप देख लीजिए, पवन ऊर्जा क्या है? तो पवन ऊर्जा क्या है? तो पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ा है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा भी क्या है? नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा भी क्या है? नवीकरणीय है। ज्वारीय ऊर्जा पढ़े आप लोगों ने। क्या पढ़ा? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार भाटा भी पढ़ा है ना। ज्वार भाटा समुद्र जब बहता है, समुद्र जब ऐसे पानी को हल्फा मचाते हुए आगे बढ़ता है, तो जो पानी समुद्र के किनारे है ना हल्फा मचाते हुए आगे जाएगी तो वो हो गया ज्वार, और फिर जाने के बाद वापस लौट जाएगी तो उसको क्या कहते हैं? भाटा, है कि नहीं। तो ज्वारीय ऊर्जा, उसको क्या बोलेंगे? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के बाद आप लोगों ने पढ़ा था बायोगैस के बारे में। किसके बारे में कहा था? बायोगैस। बायोगैस तो अभी बताए थे ना कि अरे पशु जो है उनके मल मूत्र एक गड्ढे में हम लोग जमा कर लेंगे, है कि नहीं। और गड्ढे में जैसे जमा कर लेंगे तो वो सड़ने गलने लगेगा। पेड़ों की पत्तियां वगैरह भी या वो सब डाल करके हम लोग सड़ाते गलाते हैं, तो उसमें से गैस निकलेगा, मीथेन गैस, है कि नहीं। और उसी से ऊर्जा निकाला जाता है, उसी को कहते हैं बायोगैस ऊर्जा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? गोबर गैस। क्या है? गोबर गैस, है ना। और क्या है? तो भूतापीय ऊर्जा। क्या है? भूतापीय ऊर्जा। और कौन सी ऊर्जा है? तो तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देखिए, समुद्र में जैसे पानी ऐसे ऐसे जाता है, हल्फा मचाते हुए जाता है, ऐसे ऐसे जाता है ना, ऐसे ऐसे,
तो ये क्या कर रहा है, तरंग उत्पन्न कर रहा है, उसी से जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसको तरंग ऊर्जा कहेंगे। और एक होता है महासागरीय, है ना, महासागरीय, है ना, क्या होता है, महासागरीय तापीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, है कि नहीं। तो अब देखिए बारी बारी से, सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, पवन ऊर्जा के बारे में। देखिए पवन ऊर्जा के लिए आपको पवन चक्की स्थापित करना पड़ेगा। क्या स्थापित करना पड़ेगा, पवन चक्की। तो पवन चक्की कहां स्थापित करिएगा, तो देखिए सब जगह पवन चक्की आप नहीं लगा सकते हैं, उस जगह पर पवन चक्की लगाया जाता है जहां हमेशा हवा की रफ्तार कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार होगी कम से कम में, तो वहीं पर लगेगा आपका क्या चीज, पवन ऊर्जा। वहीं पर क्या लग जाएगा, पवन ऊर्जा। वहां पर ही पवन चक्की लगा सकते हैं, वहां पर ही पवन चक्की लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये कहां पे लगेगा, तो ज्यादा हमेशा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा कहां बहेगा, तो यह हवा आपका बहेगा समुद्र के किनारे। कहां बहेगा, समुद्र के किनारे। अब वो आई थी, चली गई क्या, क्या नहीं आई थी वो, अच्छा अच्छा, तो वो है ना, वहां पे लगेगा, माने 15 किलोमीटर प्रति घंटा के ज्यादा रफ्तार होना चाहिए, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है, देखिए ये समुद्र तट पर स्थापित होगा। कहां स्थापित होगा, समुद्र तट पर। इसको समझ लीजिए जरा सा, समुद्र तट पर हम जो समझाना चाहते हैं समझिए। समुद्र तट के पास होता क्या है, तो समुद्र तट के पास होता क्या है, देखिए समुद्र तट के पास जो जहां पे, जिस धरती पे, जैसे समुद्र का लहर आप लोग नहीं देखे हैं, कभी समुद्र के किनारे जाइएगा ना, तो आप देखिएगा सिनेमा में देखते होंगे कि आदमी जब बैठता है ना, तो समुद्रवा का जब हल्फवा आता है तो आदमी ठेला करके ऊपर चला जाता है कि नहीं चला जाता है। अब फिर जब पनिया लौटता है तो फिर हम लोग सरसरा के समुद्र में चले जाते हैं। तो ये जो होता है, जब पानी हल्फा मचाते हुए जब तट के बाहर जाएगा तो उसको बोलेंगे ज्वार, और जब नीचे आएगा तो उसको क्या कहेंगे, भाटा। तो उसमें होता क्या है कि जो धरती की पर की जो हवाएं हैं, धरती की गर्म होने की वजह से, गर्म जब हवा होगा तो कहां जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कहां जाएगा वो हवा, वायुमंडल में जाएगा। तो वायुमंडल में जाएगा, और वायुमंडल में जैसी जाएगा तो नीचे की हवा क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो उसको भरने के लिए समुद्र की जो हवाएं हैं, समुद्र की जो हवा है वह कहां आ जाती है, खाली जगह पर आ जाती है। तो खाली जगह पर आने के लिए वह क्या करती है, बड़ी तेजी से आती है। क्या होती है, बड़ी तेजी से आती है। जैसे गर्म हवा उठ गया तो ठंडा हवा उसको भर देगा। तो यह प्रक्रिया जो है क्या है, हमेशा चलते रहता है। तो इससे हवा का रफ्तार ना, उधर समुद्र के किनारे वाले जगहों में देखिएगा कि हवा का रफ्तार बहुत तेज होता है। तो हवा का रफ्तार तेज होने का मतलब क्या है कि जब हवा तेज होगा, जब हवा तेज होगा तो यहां पर क्या लगा हुआ है, टरबाइन। क्या लगा हुआ है, टरबाइन। इसमें क्या लगा हुआ है, पंखे। क्या लगा हुआ है, पंखे। तो हवा के रफ्तार से पंखिया क्या होने लगेगा, नाचने लगेगा। हवा के रफ्तार अगर तेज होगा तो पंखी क्या होने लगेगा, नाचने लगेगा। इस टरबाइनवा में क्या लगल रहता है, आर्मेचर। क्या लगा हुआ रहता है, आर्मेचर। और क्या लगा हुआ रहता है, चुंबक। जैसे पंखिया में लगल रहता है आर्मेचर, तो पंखिया नाचेगा तो आर्मेचर वो तो नाचेगा कि नहीं नाचेगा। तो आर्मेचर किसके साथ संयोग करेगा, किसके साथ मिलेगा, चुंबकवा के साथ। तो दोनों मिल करके क्या उत्पन्न कर देगा, करंट। क्या कर देगा, करंट। तो पवन चक्की चला करके हम लोग क्या उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा। अरे भाई विद्युत क्या है, ऊर्जा। करंट क्या है, ऊर्जा है। तो इसको चलाने के लिए जो है पवन की रफ्तार कम से कम कितना चाहिए, 15 किलो। ज्यादा है तो और बढ़िया है ना, ज्यादा है तो और क्या है, बढ़िया है। तो ये पंखी किसी भी प्रकार से ना माने चलना चाहिए, चाहे वह कोयले के भाप से चले, चाहे बांध के पानी से चले। जैसे बांध का पानी अगर ऊपर से इस पर गिरेगा तो नाचेगा कि नहीं नाचेगा, एकदम नाचने लगेगा। तो देखिएगा बांध वगैरह सब जगहों में क्या होता है कि आपको ये टरबाइन लगा दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, टरबाइन। और टरबाइन लगा करके ही हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। जैसे टरबाइनवा का पंखिया नाचने लगेगा तो आर्मेचरवा नाचेगा, और आर्मेचरवा किसके साथ नाचेगा, चुंबकवा के साथ। तो क्या उत्पन्न करेगा, बिजली उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, बिजली। तो हम लोग पवन चक्की लगा करके बिजली उत्पादन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हवा से हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये समुद्र तट के किनारे होता है, याद रखिएगा, इस बात को समझे। और हमारे भारत में इस विधि से आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हम लोगों के यहाँ इस विधि से 20,000 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। कितना, 20,000 मेगावाट की, 20,000 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। मेगावाट का मतलब क्या हो गया, 1 kg बराबर कितना होता है, 1000।
1 मेगा बराबर कितना होता है? 1 मेगा बराबर कितना होता है? 1000 गुना 1000। यहाँ कहता है 20,000, तो 20 में और गुना कर दीजिए तो इतना बिजली का उत्पादन होता है। हम लोगों के यहाँ इतना बिजली का उत्पादन होता है, समझे कि नहीं? 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 गुना 1000। जैसे 1 केजी में 1000 होता है ना, तो इसमें 1000 से और गुना कर दीजिएगा तो मेगावाट हो जाएगा, यानी कि बड़ी इकाई है। उतना बिजली का उत्पादन भारत में होता है किससे? पवन ऊर्जा से। कैसे? पवन ऊर्जा से। और हम लोगों को बिजली की प्राप्ति होती है, समझे कि नहीं? सबसे ज्यादा पवन चक्की से, सबसे ज्यादा पवन चक्की से कहां पर बिजली उत्पादन होता है? किस देश में बिजली उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा पवन चक्की से। पवन चक्की चला करके, पवन चक्की चला करके सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन कहां किया जाता है? किस देश में किया जाता है? डेनमार्क में। सबसे ज्यादा कहां? डेनमार्क में। याद रखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पवन चक्की से सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कहां होता है, तो बताइए डेनमार्क में। कहां? डेनमार्क में। तो इसीलिए हम लोग उसको पवन चक्की का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन चक्की का देश। तो पवन चक्की का देश किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा पवन चक्की कहां चलता है बताइए? भारत में सबसे ज्यादा पवन चक्की कहां चलता है? तो गुजरात में। कहां? गुजरात में। गुजरात में एक जगह है कच्छ। कहां जगह है? कच्छ। याद रखिएगा, गुजरात में। भारत में कहां? गुजरात में। गुजरात के किस जगह में? कच्छ में। कहां पे? कच्छ में। कच्छ में जो है एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा है। एशिया महादेश में जितने भी देश हैं उसमें सबसे बड़ा पवन ऊर्जा कहां है? गुजरात के किस जगह में? कच्छ में। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का इस्तेमाल है ना कहां होता है, तो बताइएगा गुजरात में। गुजरात में कहां? तो कच्छ में। कहां? कच्छ में। याद रहेगा, ये कच्छ में जो होता है एशिया का सबसे बड़ा, लिख देते हैं, एशिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यही है। सबसे बड़ा संयंत्र यही है, स्थापित किया गया है। कहां? गुजरात के कच्छ में। और कहां है? तो तमिलनाडु में भी आपको मिलेगा। कहां मिलेगा? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु में भी पवन ऊर्जा है। कहां है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहां? तो ध्यान से समझिएगा, भारत में कहां कहां? तो गुजरात में और तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अगर बात करेगा तो तुतीकोरन। क्या नाम है जगह का? तुतीकोरन। इस जगह का नाम है तुतीकोरन। तुतीकोरन में जो है आपको जो है से पवन ऊर्जा का स्रोत मिलेगा, जहां से बिजली उत्पादित किया जाता है। तो यह एक प्रकार से ऊर्जा दे रही है कि नहीं दे रही है? तो जिस देश में ऊर्जा का भरपूर संसाधन हो वह देश काफी मजबूत होता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया? ऊर्जा या शक्ति संसाधन। क्या पड़ गया? ऊर्जा या शक्ति संसाधन। अब देख लीजिए आप लोग सौर ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में देख लीजिएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला है? कभी नहीं समाप्त होगा। 10 अरब वर्ष है ना सूर्य भगवान की आयु है। सूर्य की आयु कितना है? 10 अरब वर्ष। 5 अरब वर्ष हो गया है, अब 5 अरब वर्ष अब बाकी है। तो 5 अरब वर्ष में तो पृथ्वी कई एक बार समाप्त होगा भी, है कि नहीं? सूर्य थोड़ी समाप्त हो। जब सूर्य समाप्त होने लगेंगे तो सूर्य लाल हो जाएंगे, और लाल हो जाएंगे तो पूरा निगल जाएंगे। किसको किसको? पूरा ग्रह को ही खत्म कर देंगे, तबे जाकर के अपने समाप्त होंगे। सूर्य में इतना ताकत है, समझे कि नहीं? तो सौर ऊर्जा कैसे बनाते हैं? तो सौर प्लेट से। याद रखिएगा, सौर प्लेट देखे होंगे, सब जगह लगा हुआ रहता है। काला काला रंग के देखे हैं कि नहीं देखे हैं? काला ही रंग क्यों रहता है? तो काला रंग सूर्य को, प्रकाश को शोषित करता है। क्या करता है? सोखता है, इसीलिए काला रंग का होता है। तो ये क्या होता है? सौर ऊर्जा में क्या होता है? तो प्रकाश से ऊर्जा लेता है। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश से क्या हुआ? प्रकाश से ऊर्जा लिया और प्रकाश ऊर्जा को बदल देता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आ गया समझ में? अब प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। समझे कि नहीं? और होता क्या है? उसमें एक दर्पण लगा हुआ रहता है। याद रखिएगा, उस दर्पण में कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका तल धंसा हुआ रहता है। तो 2 तरह के दर्पण आप लोग पढ़े होंगे, 3 तरह के। एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, है कि नहीं? तो अवतल दर्पण क्या रहता है? जिसका भीतरी भाग धंसा हुआ है उसको कहते हैं अवतल, और जिसका भीतरी भाग उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और जिसका प्लेन है तो उसको बोलते हैं समतल दर्पण। उसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। तो ये है कौन सा दर्पण भैया? इसमें सौर ऊर्जा में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? अवतल।
होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो अंदर धंसने के कारण सब उसी एक ही केंद्र पर क्या हो जाता है, सब ऊर्जा को संचित कर लिया जाता है। इसीलिए यहां पर लगा हुआ रहता है क्या चीज, अवतल दर्पण। और देखिएगा क्या चीज कि ऐसे ऐसे आपको बिंदु दिखाई देगा, इस तरह से सौर ऊर्जा में आपको गोला गोला दिखाई देगा। तो ये जो गोलकन जो दिखाई देता है सौर ऊर्जा में, जो प्लेटवा रहता है, तो प्लेटवा को ध्यान से देखें, कभी गोला गोला इस पर रहता है, देखे कि नहीं देखे हैं आप लोग? तो ये गोला गोला उस पर रहता है। तो ये जो गोलका रहता है इसको क्या कहा जाता है, ये जो गोला गोला रहता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सौर सेल। इसको क्या बोला जाता है, सौर सेल। और सौर सेल एगो इस तरह से जब रहता है तो इसको कहते हैं पैनल। एगो पैनल में रहता है, एकदम सीधा तो सीधा, सीधा तो सीधा, सीधा तो सीधा, तो इसको कहा जाता है सौर पैनल। जब सौर सेल एक जगह हो जाए तो इसको कहते हैं सौर पैनल। क्या कहते हैं, सौर पैनल। अरे सौर ऊर्जा में ऊपरे वाला देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो नहीं देखते हैं कि गोल धब्बा धब्बा टाइप के लगा रहता है, गोला 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 ऐसे ऐसे कर करके, तो उसको बोला जाता है सौर सेल। और ढेर मनी सौर सेल हो जाता है तो उसको बोलते हैं सौर पैनल। क्या कहते हैं, सौर पैनल। ये बनता है उप धातु से। कैसे बनता है, उप धातु से। कौन सा उप धातु से, तो सिलिकॉन से। कौन सा उप धातु से, तो सिलिकॉन से। ये सिलिकॉन का बना हुआ रहता है, समझे कि नहीं? और इससे क्या होता है, सूर्य जो है जब प्रकाश देता है तो ये सब अवशोषित कर लेता है प्रकाश को। अब प्रकाश को अवशोषित करके किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश अवशोषित कर लिया और किसको दे दिया, बैटरी को दे दिया। तो बैटरी क्या हो जाता है, चार्ज। बैटरी क्या हो जाता है, चार्ज। और फिर बैटरिया सप्लाई करता है विद्युत ऊर्जा। क्या सप्लाई करता है, विद्युत ऊर्जा, मैंने विद्युत में बदल देता है। याद रखिएगा इस चीज को, समझ में आ गई बात ना? और इससे हम लोग क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि संसार सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा है ना संयंत्र है ना सौर ऊर्जा का कहां लगा हुआ था, गुजरात में है ना। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र भारत में कहां पे लगा हुआ है, तो गुजरात में। कहां, गुजरात में। गुजरात में भी कहां, तो भुज एक शहर है ना, भुज एक जगह है वहां पे, गुजरात के भुज में है ना। कहां पे, गुजरात के भुज में। तो आप लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा संयंत्र, सबसे बड़ा सौर संयंत्र, सौर ऊर्जा का संयंत्र, सौर ऊर्जा का संयंत्र कहां लगा हुआ है, तो गुजरात में। गुजरात के भी किस जगह पर, तो भुज में। गुजरात में कहां, भुज में। सर और कहीं लगा हुआ है, तो आप बताइए सबसे ज्यादा गर्मी कहां गिरता है, तो राजस्थान में। कहां गिरता है, राजस्थान। क्योंकि वहां पे मरुस्थल ज्यादा है, बारिश कम होती है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलता है, गर्मी ज्यादा होती है। तो राजस्थान, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि राजस्थान जो है वहां मरुस्थलीय जमीन है, वहां पर सूर्य का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन की संभावना सबसे ज्यादा है कि नहीं? कहां पे सौर ऊर्जा से इस्तेमाल ज्यादा किया जा सकता है, तो राजस्थान में। तो आप लिख सकते हैं कि राजस्थान में, अभी है नहीं राजस्थान में लगा हुआ, लेकिन लगाया जा सकता है। राजस्थान में सौर ऊर्जा, राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना ज्यादा है। की संभावना क्या है, ज्यादा है। ये निश्चित याद रखिएगा, है ना। तो यहां तक आप लोग पढ़ लिए। अब देख लीजिए ज्वारीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा देख लीजिएगा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वार कहां आएगा, तो ज्वार आएगा समुद्र में। ज्वार कहां आएगा, समुद्र में। अरे भैया समुद्र जब ऐसे ऐसे चलता है, देखिए ये समुद्र है, तो समुद्र ऐसे ऐसे ना चलता है, ऐसे ऐसे ना समुद्र का ये रहता है। तो जब ये ऊपर उठेगा तो इसको ज्वार, और नीचे गिरेगा तो भाटा। इसको क्या बोलते हैं, ज्वार। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, भाटा। तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्या आता है, ज्वार भाटा। ज्वार का मतलब है जब पानी ऊपरे जाएगा तो ज्वार, और नीचे आएगा तो भाटा। जब पानी ऐसे हल्फा मचा के आगे जाएगा तो ज्वार, और लौटेगा तो क्या होगा, उसको भाटा। समझ में आ गया बात? तो इस ज्वार से भी ऊर्जा उत्पादित होता है। कैसे ऊर्जा उत्पादित होता है, देखिए। अब होता क्या है कि समुद्र मान ले जाए कि हल्फा मचाते हुए पानी को आगे ले गया, तो पानी आगे ले गया तो होता क्या है कि पानी एक बांध के माध्यम से इस साइड में गिर जाता है। अब बांध इधर का, यहाँ समुद्र है, तो समुद्र का पानी हल्फा मचाया तो इसका पनिया इधर गिर गया, इसका पनिया इधर गिर गया। इधर है नीचा, इधर क्या है, नीचा। इधर क्या है, नीचा। तो इधर पानी जमा हो गया। ये जो पनिया आया ना, तो पनिया इधर जमा हो गया। अभी लौटियो रहा है तो इतना ना ऊंचा है कि इधर में लौट के पार नहीं हो रहा है। तो अब स्थिति क्या होता है कि यहाँ पर जो बांध है इसमें एक छिद्र लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, छिद्र। एक छिद्र है, और यहाँ पर लगाया जाता है टरबाइन। क्या लगाया जाता है, टरबाइन।
तो यही टरबाइनमा पर देखिए, ई पंखिया पर क्या होता है, ई पनिया गिरता है, यही वाला पनिया ज्वार से जो आया हुआ पानी है ना वो गिरता है। तो अगर पनिया गिरेगा तो पंखवा नाचेगा कि नहीं नाचेगा? और जितना तेजी से पंखा नाचेगा उतना करंट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो आप समुद्र के ज्वार से करंट पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? ज्वारीय ऊर्जा, है ना। ज्वार के पानी से, किस पानी से? ज्वार के पानी से, ज्वार के पानी से हम लोग ले लेते हैं और फिर पानी इस छिद्र से क्या करते हैं? गिराते हैं। छिद्र से पानी को क्या करते हैं? गिराते हैं। पानी गिराते हैं, किस पर गिराते हैं? टरबाइन पर। किस पर गिराते हैं? टरबाइन पर। और टरबाइन की पंखी क्या होने लगती है? नाचने लगती है। टरबाइन की पंखी क्या होने लगती है? नाचने लगती है। टरबाइन की पंखी जब नाचेगी तो आर्मेचर नाचेगा। किसके संपर्क में होता है? चुंबक के संपर्क में। तो क्या उत्पन्न करेगा? तो बिजली उत्पन्न कर देगा। आ गया समझ में? तो अभी बताइए, अब हमको बताइए, इस ज्वारीय ऊर्जा से भी करंट पैदा होता है अपने देश में? कहां होता है? कहां? तो गुजरात में। कहां होता है? तो गुजरात में। समझे कि नहीं? गुजरात में जो है, देखिए गुजरात में, देखिए नक्शा आप देखिए ध्यान से, तो यही ना गुजरात है जी, ये भारत है, तो गुजरात यही ना है, यही ना गुजरात है, यही वाला चीज वाला गुजरात है। और यही जो है खंबात की खाड़ी। क्या चीज की खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। इधर तो समुद्र है खाली, इधर क्या है? समुद्र है। तो इस खंबात की खाड़ी में, गुजरात में कहां? तो गुजरात में जो है खंबात की खाड़ी में। कहां? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में कितना विद्युत ऊर्जा निकाला जाता है? 900 मेगावाट। 900 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाता है। बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो आपको जो है से पवन चक्की से भी बिजली उत्पादित होता है, सौर ऊर्जा से भी बिजली उत्पादित होता है, कोयला से भी बिजली पहले उत्पादित किया जाता था, ज्वारीय ऊर्जा से भी बिजली उत्पादन किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, गुजरात में खंबात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, 900 मेगावाट बिजली उत्पादित किया जाता है। और सुंदरवन में, कहां पे? सुंदरवन। तो सुंदरवन में भी 100 मेगावाट बिजली उत्पादित किया जाता है। इसी माध्यम से 100 मेगावाट बिजली उत्पादित किया जाता है। बिजली उत्पादित किया जाता है। आ गया समझ में? उत्पादित किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देख लीजिए बायोगैस। अब क्या देख लीजिएगा? बायोगैस। तो बायोगैस समझिए, बायोगैस समझिए ध्यान से, बायोगैस समझिए। बायोगैस कैसे बनेगा? तो पशु के गोबर, पशु के मलमूत्र, लिखिए ना, मलमूत्र से। किससे? पशु के मलमूत्र से। अब होता है क्या चीज कि जैसे मान के चलिए कि आप देखिए ध्यान से, देहात में क्या होगा, एक गड्ढा कर दीजिए पूरा, एक क्या कर दीजिए? गड्ढा कर दीजिए। समझ में आ गई बात? एक क्या कर दीजिएगा? गड्ढा। और गड्ढवा में जितना पशु का गोबर है, मलमूत्र है, ऐसा व्यवस्था बताइए कि जब वो पेशाब करे तो उसी में जाए, है ना, या वो गोबर उबर देती है तो जाकर के सब उसी में क्या कर दीजिए? डाल दीजिए। तो देखिएगा कि गोबर क्या हो जाएगा, जब मैंने बहुत दिन के बाद अगर उसको 30 दिन 40 दिन के बाद देखेगा तो सड़ने लगेगा, सब महकने लगेगा। क्या होने लगेगा? महकने लगेगा। तो उसको ढक दीजिए, है ना, तो ढक दीजिएगा तो सब सड़ गल जाएगा और उसमें से गैस निकलेगा। और जो गैस निकलेगा उसको बोलते हैं मीथेन गैस। कौन सा गैस निकलता है उससे? मीथेन गैस निकलता है। और इस मीथेन गैस को अगर पाइप के माध्यम से किसी टंकी में अगर हम लोग उसको रख ले तो वो उसमें से ऊर्जा निकलना शुरू हो जाएगा। उस गैस से आपके यहाँ खाना बनना शुरू हो जाएगा, उस गैस से लाइट जलाना शुरू हो जाएगा। तो बहुत जगहों पर है कि नहीं, गोबर गैस का प्रयोग करके, क्या चीज का प्रयोग करके? गोबर गैस का, यानी कि पशुओं के मल मूत्र से। कैसे? पशुओं के मल मूत्र से, पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने गलने से, पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने गलने से, पत्तियों के सड़ने गलने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और इस मीथेन गैस को पाइप के माध्यम से हम लोग एक जगह, है ना, एकत्रित कर लेते हैं। उस गैस को हम लोग क्या कहते हैं? बायोगैस। क्या कह सकते हैं? बायोगैस, या इसी को कहा जाता है गोबर गैस। क्या कहा जाता है? गोबर गैस। और इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? ईंधन में भी करते हैं और बिजली उत्पादन में भी करते हैं। ईंधन में भी करते हैं और बिजली उत्पादन में भी करते हैं। समझे कि नहीं? लाइट वगैरह का इस्तेमाल इससे हम लोग करते हैं। और इसकी खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
है कि नहीं, याद रखिएगा। इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज सर्वप्रथम जिसने किया था उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी खोज किया था कौन, याद रखिएगा। तो इसकी खोज किया था सीबी देसाई। क्या नाम था उसका, सीबी देसाई। सीबी देसाई ने सबसे पहले गोबर गैस से ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो इसीलिए तो बताया कि पशु भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। क्या है ये, संसाधन है। तो यहां तक पढ़ लिए। अब देख लीजिए भूतापीय ऊर्जा। अब क्या समझिएगा, भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, देखिए भू माने भूमि और ताप माने गर्म। तो भूमि का टेम्परेचर जहां पे ज्यादा होगा, तो जहां पे भूमि गर्म होगा, तो कहां पे भूमि गर्म होगा, तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र है ना जहां ज्वालामुखी खूब उठता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो वहां की धरती क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गर्म। तो गर्म होकर के उसमें से भाप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। अगर उस भाप को एक जगह, उस भाप को अगर हम लोग एक जगह जमा कर ले पाइप के माध्यम से, है कि नहीं, जैसे पूरा पृथ्वी गर्म है, तो गर्म है तो भाप देगा। अगर उसमें हम लोग पाइप से के माध्यम से उस भाप को स्टोर कर ले और उस भाप को कहां ले जाए, टरबाइन पर अगर छोड़ दे, कहां छोड़ दे, टरबाइन पर अगर छोड़ दे, तो क्या टरबाइन की पंखी नाचेगी कि नहीं नाचेगी। तो भूमि के तापमान से भी हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो भूमि के तापमान से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब रह गया तरंग ऊर्जा। जैसे देखिए ये सब पढ़ना आपको नहीं है, है ना, जो पढ़ना था वो हम आपको पढ़ा दिए। और तरंग ऊर्जा किसे कहते हैं, तो देखिए समुद्र में जो लहरें होती है समुद्र की, तो जो तरंग उत्पन्न करती है, तरंग जो उत्पन्न करती है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो धीरे 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 बहती है, बहुत तेजी से। समुद्र के किनारे जगह पर देखेगा हवा बहुत तेजी से चलता है, क्या है वो तरंग, है ना, वहां पर क्या करता है, हवाओं को तेज कर देता है। क्या कर देता है, हवाओं को तेज कर देता है। तो उस तरंग से भी हम लोग ऊर्जा का प्राप्ति करते हैं और हम अपने इस्तेमाल में करते हैं। तो अगर आप तरंग से ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तरंग ऊर्जा। एक है महासागरीय ताप ऊर्जा। तो महासागरीय ताप ऊर्जा क्या है, देखिए महासागर के बगल में जो धरती है, तो धरती जब भी होगी तो गर्म होगा। धरती क्या होगा, गर्म। तो धरती जब गर्म होगा तो भैया आप बताइए पानी उसको क्या करती है, ठंडा। तो जब तक वो गर्म है तो वहां की हवाएं क्या हो जाएंगी, गर्म। और गर्म होकर के कहां जाएंगी, इससे बताइए, गर्म होकर के कहां जाएंगी, वायुमंडल में जाएंगी। और समुद्र की जो हवाएं जा रही हैं, जो ताप है, वह धरती के टेम्परेचर को क्या करता है, कम। धरती के टेम्परेचर क्या करता है, कम। तो ठंडी हवाएं जो है उस गर्म हवाओं को क्या करेगी, उसके जगह को पूरा करेगी, उसके जगह को क्या करेगी, पूरा। इस प्रकार से वहां पर हवाएं क्या हो जाएंगी, तेज। हवाएं क्या हो जाएंगी, तेज। और यह चक्र हमेशा चलते रहेगा। धरती गर्म होगी, ठंडा उसको कौन करेगा, सागर। ठंडा कौन करेगा, सागर। तो वहां गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों का जो सम्मिश्रण होते रहेगा, तो इसकी वजह से उधर की हवाएं काफी तेज हो जाती हैं। और वह तेज हवा की वजह से पवन ऊर्जा लगा करके हम लोग उसका इस्तेमाल किए, है कि नहीं। तो उससे क्या होगा कि हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे। और यह ऊर्जा जो होगा, क्योंकि महासागर के टेम्परेचर से निर्भर करता है वह ऊर्जा, तो इसलिए उस ऊर्जा को हम लोग कहेंगे महासागरीय तापीय ऊर्जा। समझे कि नहीं। और इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्या हो जाता है, समाप्त। पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, है कि नहीं। और पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो आप सभी लोगों को इसी तरह से वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।